हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, कल हमने जो क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए थे, 30 क्वेश्चंस के लगभग हमारे कल के क्वेश्चन हो चुके थे, जिसका लास्ट का आंसर हमने क्या लगाया था, विदुर लगाया था। तो आगे बढ़ते हैं, आज के जो 31 क्वेश्चन है वहाँ से हम अपनी आज की क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लास आपको कैसी लगती है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। और जो हमने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए नंबर दिया है, उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमें अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर आप लोग हमें सेंड करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के नए क्वेश्चंस के साथ। 31 नंबर के क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन करता हूं मैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों, उसे क्या कहेंगे। इसमें क्या कहा गया है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों, उसे हम क्या कहेंगे। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उपवाक्य बोला जाएगा, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य। इसमें क्या कहा गया था, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जोड़े गए हों, उन योजकों द्वारा जुड़े हुए हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। मिश्रित वाक्य वो कहलाएगा जिसमें दो तीन वाक्य एक साथ जुड़े गए हों और योजक चिन्ह का यूज न किया गया हो। जहां पर योजक चिन्हों का यूज किया जाता है वहां पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य उन्हें कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर आप हमें अपना नाम और ज़िले का नाम जरूर सेंड करें, क्योंकि वहां पर पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड होने लगी हैं। और कल से हमारी जो जर्नल मैनेजमेंट की क्लास है वो भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। कल की क्लास में हम आपको जनरल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित होता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। जैसे कोई बोली है, उसका क्षेत्र थोड़ा विकसित हुआ, ज़्यादा बोलने लगे लोग और उसमें साहित्य की रचना भी होने लगी, तो वह क्या बन जाएगी। ब्रज भाषा वह लगाएगी, उपभाषा, लिपि या फिर क्षेत्रीय भाषा कहलाएगी। जैसे ही क्या होता है कि जब बोली का थोड़ा सा क्षेत्र विकसित हुआ और उसमें साहित्यकारों द्वारा साहित्य की रचना की जाने लगी, तो वह क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। लिपि वह कहलाती है जिसमें हम क्या करते हैं, ध्वनियों को, जो हमारी लिखित ध्वनियाँ होती हैं उनको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करके बोलते हैं। जैसे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, मराठी की भी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्षेत्रीय रूप वो कहलाता है कि एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उन्हें हम क्या कहेंगे। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में होगी ना व्यंजन में, उन्हें हम क्या कहेंगे। आगत ध्वनियाँ, ऊष्मीय ध्वनियाँ, अंतस्थ व्यंजन या ध्वनियाँ कुछ भी कह लो, आयोगवाह, तो उनको हम क्या कहेंगे, आयोगवाह बोलते हैं। दो आयोगवाह होते हैं, एक तो ये होता है और दूसरा होता है, पहला होता है अंग, दूसरा होता है आहा। ये क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में दो आयोगवाह होते हैं। इनको मिलाने पर जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 हो जाती है। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग टिक करके आएंगे। शुद्ध स्वरों की संख्या यदि पूछी जाए तो वह होती है 10। यदि लिखित रूप में स्वरों की संख्या पूछे तो वो होगी 11। और बाकी यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनको आयुग्वाह को स्वरों में जोड़ लिया जाता है। लेकिन ये क्या होती हैं, ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनकी ना गणना स्वर में होती है ना व्यंजन में होती है, तो वह आयुग्वाह कहलाती हैं, अंग और आहा। बाकी कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर, जो स्वर तंत्रियां होती हैं उनके आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना दोस्तों, सघोष और अघोष, ये 2 प्रकार के रूपों में बांटा गया है व्यंजनों को स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, सघोष के रूप में और अघोष के रूप में। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर
के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि आपको मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो पटवारी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इनकी आने की संभावना और इसी लेवल के आधार के क्या होते हैं पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। तो इन्हीं क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी बेस्ट और लेवल बढ़िया इसका कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और यार दोस्तों लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर किया करें यह क्लास को। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जो भाववाचक संज्ञा होती है वह कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 6 प्रकार की? तो जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है ना वो 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है। आइए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्णमाला में स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 20 या फिर 35? जो स्पर्शीय व्यंजन वर्ग होते हैं ना वो बताना है यहाँ पर कि हमारी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 25 होती है। ठीक है, जैसे का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, टा वर्ग हुआ, ता वर्ग हुआ, ये पा वर्ग हुआ। ये 5 वर्ग मिलाकर जो टोटल वर्णों की संख्या आ जाती है ना व्यंजन वर्गों की स्पर्श व्यंजन में, वो टोटल हो जाती है 25। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग 25 टेक करके आएंगे। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है? यहाँ पर 2 स्वर दिए गए हैं, कौन कौन से? ए दिया गया है और दूसरा दिया गया है ऐ। इनका जो उच्चारण स्थान है वो बताना है कि वो कहाँ से होगा, कंठोष्ठ से, दंतोष्ठ से, कंठ तालव्य से या फिर ओष्ठ से। तो जो ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है ना वो कंठ तालव्य के द्वारा होता है। ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं और भी बता देना चाहता हूँ, ओ और ऐ का जो उच्चारण होता है वो होता है हमारा कंठोष्ठ से उच्चारण होता है। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फिर से मैं आप लोगों के लिए दोस्तों कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। शेयर भी हमारी क्लास को करते जाएं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने नंबर दिया है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? मतलब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अनुस्वार में, अनुनासिक में, ह्रस्व में या फिर प्लुप्त में? तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो वह लगता है हमारा प्लुप्त स्वर में। ठीक है ना। ह्रस्व में सबसे कम लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा लगता है और प्लुप्त में जो हमारा समय लगता है वो हमारा दीर्घ से भी ज़्यादा लगता है। ये संस्कृत में आता है प्लुप्त स्वर। बाकी ह्रस्व और दीर्घ ये 2 क्या होते हैं हमारे हिंदी में होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है? ग, झ, न या फिर म? इसमें हमें ये बताना है कि जो व्यंजन वर्ग के जो व्यंजन दिए गए हैं उनका उच्चारण स्थान तालव्य से इसमें किसका होता है? तो तालव्य से जो हमारे वर्ण का उच्चारण होता है वो झ का उच्चारण होता है, ग का कंठ से होता है। ठीक है ना दोस्तों। और जो माँ है ना, माँ का होता है हमारा ओष्ठ से और ना का जो हमारा ना का जो हमारा उच्चारण स्थान होता है वो दंत्य से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसमें यह बताना है कि भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वह किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या फिर मात्रा को? तो जो हमारी भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई होती है वह हमें किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो जो स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है हमारी 5 प्रकार की। ठीक है ना दोस्तों। मैं नाम बता देता हूँ। दीर्घ स्वर संधि, गौण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये हमारी 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। आइए आगे चलते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये यहाँ पर हमको बताना है क्वेश्चंस में। तो 10, 12, 16 या फिर 25? तो चौपाई के जो प्रत्येक चरण में हमारी मात्राएं होती हैं वो होती हैं हमारी 16 मात्राएं।
है। आइए आगे चलते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 और 4। तो छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला? इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, बताइए दोस्तों। और इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना नाम और जिले का नाम हमें जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको वहां पर पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कर सकें। ऑप्शन पढ़ते हैं हम, दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला। तो निम्नलिखित में से जो वर्णिक छंद होता है वो होता है वर्णिक छंद सवैया वर्णिक छंद में आता है। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या फिर गण? तो छंद पढ़ते समय जो आने वाला विराम है उसको हम क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। और मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आपको सही समय पर प्राप्त होती जाए और क्लास भी आपको टाइम पर मिल जाए। और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।